नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत जुड़ी हुई हैं। राकेश सानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु परिवार की तरफ से। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। संगत जी, जय सबसे गुरुजी। पहले जय। सावन के महीने का आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं मेरी। और सुरेश अंकल, थैंक यू सो मच। ये अपॉर्चुनिटी गुरु जी के मतलब आई तो उनसे ही है, पर जरिए आप बने हैं। थैंक यू फॉर दैट। मैं सोच में हमेशा पढ़ता हूँ कि आज क्या बुलवाने वाले हैं गुरु जी मुझसे, पर बस यही कहूंगा कि जैसे जैसे बोलता जाऊंगा, ये स्पीच को जो वो क्लियर करते हैं, तो मैं उसी में अपने लिए ब्लेसिंग्स ढूंढ लेता हूँ। मुझे लगता है कि गुरुजी जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लेना ये हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है। तो बस यही कहूंगा, जिस हाल में रखे मेरे गुरुजी, मैं उसी में सुखी रहने की इच्छा जाहिर करूंगा। अब अपने सत्संग पे आता हूँ, जो मैं हर बार 2012 से शुरू करता हूँ, पर खत्म शायद उससे पहले भी करने के मन तो करता है, ताकि बता पाऊं कि गुरुजी जो हमेशा बोलते थे, पहला भी मैं, हुन भी मैं, ते अगे भी मैं, ये मेरे सत्संग में आपको ना सिर्फ एक चीज, एक उसकी साक्षात झलक मिल जाएगी, पर गुरु महाराज की प्लानिंग, उनका आपके जीवन में आपका हाथ पकड़ना कब हुआ, कैसे हुआ, ये बताना कितना मुश्किल होता है, ये मेरे से ज्यादा शायद कोई समझ नहीं पाएगा। कम से कम इस जीवन में कोई नहीं समझ पा रहा हूँ, और मैं भी शायद पूरी तरह नहीं समझ पाया हूँ, पर फिर भी मैं अपना सत्संग करने की कोशिश करता हूँ। ये 2012 की बात है, मैं दुबई में उस वक्त पोस्टेड था। और संगत जी, मेरा विश्वास बस यहीं तक था कि मंदिर जाओ तो हाथ जोड़ लो, और सामने से कोई अच्छी बात सुनो तो उसमें हाँ कर दो, बस। किसी का तिरस्कार मत करो। पर मैं किसी भगवान को या किसी गुरु को नहीं जानता था, नहीं मानता था। तो कुछ लोग मुझे नास्तिक भी बोलते थे, ऐसी बात नहीं है, पर मेरे मन के अंदर मुझे मालूम था, मैं किसी के लिए कोई, मेरे दिल में कोई बुरा या कोई द्वेष नहीं था। बस ये था कि मैं बढ़ चढ़ के वो पूजा नहीं करता था जो शायद दुनिया में लोगों को करते हुए देखता था। ये 2012 में जब मैं आपको बताया कि मैं दुबई में पोस्टेड था, एक थर्सडे 9 फरवरी 2012 की बात है एग्जैक्टली। वीकेंड था दुबई में, थर्सडे को। मैं किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए खुद ऑफिस गया हुआ था उस दिन। पूरा ऑफिस खाली था, और सुबह से शाम तक मैं काम ही करता रहा। तो शाम को जब मैं वापस आ रहा था अपने घर, पैदल आ रहा था, बहुत पास था मेरा घर ऑफिस से, तो लैपटॉप टांग के मैं घर जा रहा था। घर पहुंचा हूँ, अपने बेटे के साथ खेला थोड़ी देर। 1.5 साल का था उस वक्त वो। मेरे सिर में थोड़ा दर्द था, तो मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे कोई मेडिसिन दे दो सिर दर्द की। जो मैंने खाई, और उसके बाद कोई मूवी देखी मेरे बेटे ने और मैंने। रात हो चली थी, हम सोने की तैयारी कर रहे थे, मुझे भूख नहीं लग रही थी, और
नींद भी मुझे तो बहुत कम आया, मतलब नहीं के बराबर था, सोया नहीं जा रहा था। बस बातें करते करते, खा लो नहीं खा लो, इन चीजों में रह के सुबह के 3 बजे तक मैं यही कह सकता हूँ कि मैं कुछ कर नहीं रहा था, खास नहीं कर रहा था, लेकिन सो भी नहीं पा रहा था। अपनी वाइफ से बातें कर रहा था और बातें करते करते मेरी जबान में तोतला बना गया, स्लरनेस आ गई। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ तो हो गई है। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं कहा आप एम्बुलेंस बुला लो, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, तो 15 मिनट में एम्बुलेंस आई और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। पर क्योंकि वो एक वीकेंड नाइट थी, उस वक्त कोई प्रॉपर ड्यूटी डॉक्टर नहीं था। मुझे एक मेडिसिन डॉक्टर ने एग्जामिन किया और वो बिना कुछ कहे जा रहे थे। मेरी वाइफ ने पूछा, आप बताइए ना हुआ क्या है। तो वो बोले कि सुबह न्यूरोलॉजिस्ट आएंगे वही बताएंगे। लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया, मेरी वाइफ ने, कि थोड़ा आइडिया दीजिए क्या हुआ क्या एकदम से। तो बोले शायद इनको ब्रेन स्ट्रोक आया था। संगत जी, मैं ये बात बोलने में कोई गुरेज नहीं है। हम लोग इंडिया से थोड़े समय पहले बाहर जब निकले थे, तब हमने गुरुजी का नाम भी नहीं सुना था। हमें ये इस दिन जब हुआ था ये स्ट्रोक, मुझे नहीं मालूम था, मेरी वाइफ को नहीं मालूम था कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। डॉक्टर चले गए, मैं आराम से सो गया। और मेरी वाइफ ने उस दिन इंटरनेट पे ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर पूरी पीएचडी कर डाली। आज भी अगर ब्रेन स्ट्रोक के बारे में हम पढ़ने जाएं तो थोड़ा डर लगता है। बहरहाल सुबह 10:30 बजे करीब प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट आए। उन्होंने भी मुझे एग्जामिन किया और कंफर्म किया कि इन्हें ब्रेन स्ट्रोक ही आया था। तो उसके इम्पैक्ट ये थे कि मेरी आवाज में तोतलापन आ गया था, मेरी राइट साइड वीक हो गई थी। बस इतना ही कुछ था, बहुत ज्यादा और बातें नहीं थी इस वक्त। उसी दिन थोड़े स्कैनिंग वगैरह जब हुए थे, तो एक नॉर्मल दिन निकला था। संजय जी, मैं यही कहूंगा, डॉक्टर्स के हिसाब से मेडिसिन दी जाएगी और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हैं ये ठीक हो जाएंगे, ये डॉक्टर्स का मानना था। वहाँ हॉस्पिटल में मैं नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, वहाँ मैं शिफ्ट क्या कर दिया गया था, एडमिट हो गया था 12 तारीख को। एक्चुअली 11 की रात बोलूंगा, संडे नाइट को मुझे एक स्ट्रोक डॉक्टर्स और नर्सेस के सामने फिर से आया। ये स्ट्रोक कोई बहुत लंबी प्रोसेस नहीं है, इट्स अ स्प्लिट सेकेंड थिंग। बहुत छोटे समय के लिए आपको, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि हुआ क्या था, बस कुछ हुआ था। सेकेंड स्ट्रोक जिसे ये लोग बोलते हैं डॉक्टर्स। रिजल्ट ये हुआ, जो बची कुछ मेरी पास स्पीच बची थी मेरी, वो खत्म हो गई। इसके अलावा पूरी बॉडी पैरालिसिस में आ गई। मेरे को सब दिख रहा था, सुनाई दे रहा था। मुझे इमीडिएटली स्ट्रेचर में डाल के आईसीयू लेके जाने के लिए बोला जा रहा था। और मैं देख पा रहा था कि वो जो डॉक्टर 3 दिन पहले बोल रहे थे ठीक हो जाएंगे, मेडिसिन एक्सरसाइज वैसे, अब वो खुद नर्वस है। मुझे आईसीयू लेके जब गए तो डॉक्टर्स अभी रूम में ही थे, आईसीयू में ही थे, और मुझे जो मॉनिटर लगाया गया था मैं वहां देख रहा था। तो मेरा पल्स रेट काफी कम आ गया था, जो नॉर्मली हम सबका 100 पे होता है, उस वक्त वो 18 में था।
अब उसके बाद की बातें मुझे भी बाद में पता लगी थी संगत जी। आईसीयू के बाहर मेरी वाइफ को एक फॉर्म साइन करने के लिए बोला जा रहा था और वो मना कर रही थी। और उनको ध्यान आया कि 3 दिन पहले जब हम हॉस्पिटल में आए थे तो उन्होंने इंडिया में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि भाई मेडिसिन एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने कहा किसी को परेशान क्यों करना है। पर अब डॉक्टर उनसे फॉर्म साइन करने के लिए जो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कंडीशन सीरियस है, अगर फर्दर डिटेरियोरेट हुई, इनका पल्स रेट और कम हो जाएगा तो हमको इनको वेंटिलेटर पे लेना होगा। जिसके लिए मेरी वाइफ मना कर रही थी, वो कह रही थी नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग कह रहे थे सब ठीक है। खैर, उन्होंने अपनी मदर को, मेरी वाइफ ने अपनी मदर को फोन किया इंडिया में और उनको सब बताया। वो बहुत हैरान हुए थे, ऑब्वियसली अपसेट हो गए थे। और वो फोन कॉल जो भी उनकी थी वो खत्म हो गई। कोई 15 मिनट के बाद मेरी मदर इन लॉ का वापस फोन आता है मेरी वाइफ को। वो कहती है देखो कुछ नहीं करना है, देखो मैं एक ना जाप दे रही हूँ, मेरे गुरु का जाप है, तो बस ये पूरी रात कर, और कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्म वॉर्म साइन करने की जरूरत नहीं है। खैर वो तो फैमिली डिस्कशन है कि फॉर्म साइन नहीं करना है। तो ये कॉन्वर्सेशन जब खत्म हुई, उन्होंने गुरु जी का मंत्र जाप जो हम हर सत्संग में करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ये उनको दिया। मेरी वाइफ ने वो पूरी रात जाप किया, ये जान के कि इस जाप में शिव जी का नाम आता है। क्योंकि हमारे घर में कोई ज्यादा गुरुओं की बातें तो होती भी नहीं थी, इसलिए ये बोलना कि गुरु जी या किसी भी गुरु का नाम हम जानते हैं ऐसा नहीं था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शिव जी का ध्यान करके पूरी रात वो मंत्र जाप किया। और ये बातें मुझे बाद में बताई गई थी। बहरहाल अंदर आईसीयू में कोई 6:15 बजे करीब सुबह जब मैं उठा तो मेरे बेड के आसपास सब डॉक्टर और नर्सेस खड़े हुए थे। एक नर्स भागी भागी मॉनिटर लेकर आई, और जो मॉनिटर जिसपे मैंने अपना पल्स रेट देखा था वो बदला गया। और जब वो बदला गया तो मैंने देखा कि मॉनिटर में मेरा पल्स रेट 62 पे आ गया है, 62। डॉक्टर्स हैरान थे कि पूरी रात हमने कोई मेडिकेशन नहीं की है, वेंटिलेटर वगैरह तो बहुत दूर की बात है। सॉरी। वो हैरान थे कि सब हैरान थे इस बात से कि ये पल्स रेट नॉर्मलाइज कैसे हो रहा है। तो हम्म, बहुत साल हो गए। पर पर अभी भी यही कहूंगा कि
क्या गुरु जी जानते हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो संगत जी उसके 17 दिन तक नॉर्मल प्रोसीजर्स जो थे हॉस्पिटल के वो होते रहे। मैं बोल नहीं पा रहा था तो हॉस्पिटल वालों ने मेरी वाइफ के हाथ में एक पेपर दिया हुआ था और उस पे कीबोर्ड बनाया हुआ था। वो कीबोर्ड की एक एक लाइन पे ऐसे करके इशारा कर रही थी और जब मेरा अल्फाबेट आता था मैं आंखों से ब्लिंक करके कंफर्म करता था कि यही अल्फाबेट है। तो एक एक करके अल्फाबेट आइडेंटिफाई होते थे और उस अल्फाबेट्स को मिला के वर्ड बन जाता था। फिर वर्ड से सेंटेंस बनता था। तो एक छोटी सी लाइन बोलने के लिए तकरीबन 1 मिनट से मतलब 1 मिनट के आसपास लगता था। ये बात मैं सत्संग में जरूर बोलता हूँ क्योंकि इससे मुझे अब जो मैं अपना देख पाता हूँ या मैं बोल पाता हूँ और मुझे लगता है गुरु जी ने शायद मेरी जो स्पीच वापस दी है वो भी इसीलिए दी है ताकि उन्होंने कहा तू उठ और बता मेरी संगत को बता कि मैं कितना ब्लेस करके आपको भेजता हूँ। जो हम बोल पाते हैं हम बोलते ही नहीं, हम गाना गा रहे हैं, हम हर तरह की चीज कर रहे हैं, अपने जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज मैंने तब रियलाइज की जब मेरे पास जबान रही नहीं थी। तो सबसे पहले तो हमारा यही शुक्राना बनता है कि हमारे पास जबान है, हम बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बात शायद हम कभी अपने आप से रियलाइज कर पाएंगे, हमारी खुशकिस्मती होगी क्योंकि इसको लूज करके समझने में बहुत एफर्ट से बहुत मुश्किल होती है। एक छोटी सी बात बोलना कि मुझे घर जाना है उसके लिए एक एक मिनट लगता था, या मुझे पानी चाहिए वो अगर मैं कीबोर्ड के थ्रू बोल रहा हूँ। एक मिनट, सॉरी, मतलब बहुत मुश्किल था। ये वक्त बहुत मुश्किल था। इवन मेरी वाइफ को भी कई बार जो कुछ बोलना होता था अगर उसका आंसर हाँ या ना में नहीं है तो मुझे उस कीबोर्ड का इस्तेमाल करके जवाब देना पड़ रहा था। तो मैं यही कहूंगा कि संगत जी हमारी सबसे पहली ब्लेसिंग तो यही है कि जब हम पैदा होते हैं तो बहुत कुछ लेके आते हैं पर शायद सारी जिंदगी उसका शुक्राना नहीं कर पाते। गुरु महाराज मेरे लिए महाशिव हैं, ये मैं अपने अंदर रखता हूँ बात को कि आज इस सावन के महीने में शायद इसलिए भी मुझे लगता है कि ये मौका उन्होंने मुझे दिया है क्योंकि ये हमेशा से मुझे महाशिव दिखे हैं और मेरे लिए महाशिव है। मैं नहीं कहता कि इसका कोई मतलब है या किसी को मैं कुछ करने के लिए बोलूंगा, पर जो भी आप गुरु जी को समझो दिल से समझना क्योंकि गुरु जी बहुत कुछ करते हैं। ये मैं आपको अपने सत्संग में शायद दिखा पाऊं। बहरहाल 17 दिनों में हम सोच भी नहीं सकते आगे अब होने क्या वाला है, लेकिन हम खुश नहीं थे वहां पे कुछ चीजों को लेके जिस स्पीड से रिकवरी हो रही थी। तो मेरी वाइफ ने इंडिया में रिपोर्ट भेजी थी, उन डॉक्टर्स को दुबई में बोलने लगे कि आप लोगों को थोड़ा बेटर करना होगा, पर वहां कोई खास बदलाव दिख नहीं रहा था। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक शब्द सुनी है, मेरा गुरु वैद गुरु गोविंद, सॉरी मैं मेरा वैद गुरु गोविंद। कितनी सच बात है। वो उनकी ट्रीटमेंट कहीं और चल रही है और उनका ट्रीटमेंट तो है वो कुछ और ही लेवल पे है, प्लानिंग वही कर रहे हैं। 17 दिन बाद पैरालिटिक हालत में विदाउट एनी स्पीच
इमेजिन करिए मुझे दुबई से इंडिया लाया गया था। ये कोई डॉक्टर आमूमन नहीं मान सकता, पर मेरे केस में माना गया। और खुद डॉक्टर ने आके कहा था कि आप इंडिया से हैं, आप इनको इंडिया ही ले जाइए, दैट इज द सेकंड बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड जहाँ स्ट्रोक का इलाज मिल सकता है। तो खुद उन्होंने रेफर किया था इनको इंडिया ले जाओ। बहरहाल मुझे इंडिया लेके आ रहे तो मैं बड़ा खुश था कि अब मैं घर जाऊंगा। ये मेरी सोच थी और मैं अंदर से बड़ा खुश था कि अब मैं इंडिया अपने घर जा रहा हूँ। पर लिटरली घर जा रहा हूँ, इंडिया में कहीं और जाऊंगा ये नहीं था। मुझे था मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं वहां एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा था तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे वो घर का रास्ता लग ही नहीं रहा था। मुझे उस वक्त हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और इस बात से मैं बहुत नाखुश था। मेरा हम ना गुस्सा भी बहुत करते हैं, दुनिया में कोई चीज बदलेगी नहीं, आपके दिमाग में रहेगी वो। आपका गुस्सा आप ही को मिलेगा बस, और कहीं कुछ नहीं किसी का चेंज बदलेगा। मुझे हॉस्पिटल लेके गए। मैंने 6 दिन वहां हॉस्पिटल में नर्सेस को, डॉक्टर्स को जितना तंग कर सकता था मैंने किया। मेरे नाक के थ्रू रायल ट्यूब लगी हुई थी जिसके थ्रू मुझे खाना दिया जा रहा था और मेडिसिन दी जा रही थी। मैं सांस अंदर लेने की जगह बाहर छोड़ना शुरू कर दिया। आप देखिए ये भी अपने आप एक एबिलिटी है। और कुछ कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, हिलडुल नहीं पा रहा हूँ, पर सांस छोड़ रहा हूँ बाहर की तरफ ताकि मेडिसिन अंदर ना जाए। और नर्सेज ने इस बात की कंप्लेन भी की थी कि डॉक्टर साहब ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी। तो डॉक्टर आए, उन्होंने कहा अब क्या चाहते क्या हो। तो मेरी वाइफ ने उनको बताया ये घर जाना चाहते हैं। अगेन समथिंग आउट ऑफ बुक्स। कैसे मंजूरी हुई, कैसे अप्लाई हुआ। घर के अंदर एक फ्लोर पूरा स्टरलाइज करवाया गया, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट शेड्यूल बनाए गए, 24/7 नर्सेस का इंतजाम किया गया। और संगत जी 6 दिन बाद मैं वहीं अपनी मदर इन लॉ के घर पे, क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं था, मेरी वाइफ, मेरी मदर के अलावा। और इनके दिमाग में यही था कि अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो कौन लेके जाएगा। तो हम लोग दिल्ली में ही मेरे इन लॉज के यहाँ मूव कर रहे थे। तो एक फ्लोर पूरा का पूरा उन्होंने स्टरलाइज करके तैयार कर दिया। संगीत जी जब मुझे वहां लेके जाया गया तो हालत में कोई चेंज नहीं था। मैं बस गया हूँ और मुझे लटाया गया है और मुझे सिर्फ सुनाई दे रहा है जो आपस में लोग बातें कर रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ आई और मेरे तकिए के नीचे उन्होंने, अब हम स्वरूप बोलते हैं, मेरे दिमाग में जो चल रहा था, उन्होंने एक फोटो रखी थी। ये बेटा इसको हिलाना मत। बहुत गुस्सा आया, फिर से गुस्से में आ गया कि एक पैरलाइज आदमी को बोला जाए इसको हिलाना मत। हिलाऊं भी तो कैसे हिलाऊंगा। पर ये वही बात है, गुस्सा दिमाग में है वही रख लो, ना बोलने लायक हो ना कुछ करने लायक हो। गुस्सा तुम्ही को मुबारक हो। बहरहाल उन्होंने अपना काम किया और वो चली गई। इमीडिएटली तो नहीं बोलूंगा, पर कुछ ही दिनों में जो डॉक्टर्स घर आ रहे थे, उन्होंने अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं वो डॉक्टर्स, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आप पे हो ना हो कोई ब्लेसिंग है। और मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ ये डॉक्टर फिटर्निटी के लोग हैं, ऐसी बातें इनको करनी कैसे आ गई। ब्लेसिंग्स हैं, मैं अभी भी नहीं हिल पा रहा हूँ, अभी भी नहीं बोल पा रहा हूँ, ये कह रहे कोई ब्लेसिंग है। अब वो कौन सी उनको चीज दिख रही थी मैं नहीं जानता हूँ।
बस मैंने सुन लिया, समझ लिया क्या बोल रहे हैं, बस काफी था। संगत जी, ये होता है जब आपकी लिव कहीं नहीं लगी होती, आपकी समझ खत्म हो गई होती है, आपको नहीं समझ आती बातें। और मुझे नहीं आ रही थी, ये सच है। कुछ दिनों के बाद सीधे हाथ की ये उंगली थोड़ी सी हिली थी, थोड़ी सी। तो मेरे घर के अंदर इतनी खुशी की लहर बह गई, और इतने कोसते सारे की ये उंगली हिल रही है, इतनी बार इतनी हिली है, बस इतनी। और घर में केक मंगवाया गया, और ये हर सत्संग में बोलता हूँ कि वो केक सबने खाया, मुझे नहीं मिला। कहाँ से मिलता, मेरे को तो रॉयल्टी लगाई हुई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा, वो जो रॉयल ट्यूब का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, संगत जी, मेरी इस स्ट्रोक ने मेरे को ये दिखा दिया कि आपका जो स्पीच है वो खत्म हो गया, ये तो आपको मालूम है। आपका हाथ पांव हिल नहीं रहा है, ये भी आपको मालूम है। पर जो आपको नहीं मालूम है वो ये है कि अब आपके टेस्ट बर्ड भी खत्म हो गए। यानी कि अब आपका स्वाद नहीं है, कोई स्वाद नहीं है आपके अंदर, सब कुछ नाक के थ्रू पेट में जा रहा है। आज मैं, अगर मुझे कोई कहता है ये खा लो वो खा, मैं सब कुछ खाता हूँ। वो करेले जो देख के नाक फुटता था मैं अपने थ्रू आउट माई चाइल्डहुड, बचपन में, आज मैं शौक से खाता हूँ। और मुझे रियलाइज हुआ कि भगवान ने ये चीजें कड़वी नहीं बनाई हुई हैं, ये हमारी सोच में, हमारी समझ में कहीं कोई कमी छूट गई है, जिससे हमें समझ नहीं आया ये भी एक स्वाद होता है। जरूरी नहीं होता हर चीज मीठी हो वही अच्छी हो। कुछ चीजें कुदरत ने आपको, भगवान ने आपको दी हैं, जिनको अप्रिशिएट करके। ये इमोशनल बाउट्स भी मेरे थोड़े स्ट्रोक के बाद ही हुए हैं। अ, मतलब मैं ये बोलूंगा कि काफी चेंजेस आ चुके हैं, बट इमोशनल बाउट जब भी कुछ चीजें याद करता हूँ तो हो जाते हैं। संगत जी, गुड न्यूज है कि मैं रो नहीं रहा हूँ। ये एक डिफरेंट ही भाव है, जिसको शायद मैं एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ। पर यही कहूंगा कि अगेन, व्हेन वी आर बोर्न, जब हम पैदा होते हैं, हम बोल पाते हैं। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, हम समझ भी नहीं पाते। हमें टेस्ट का मालूम होता है, फिर भी नखरे कर रहे हैं, ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद। जबकि जो आपको नहीं पसंद वो किसी और की पसंद होती है। भगवान ने ये नहीं बनाया है कि ये इसको पसंद आएगा इसको नहीं आएगा, नहीं। उन्होंने वो सब आपको दिया है समझने के लिए कि इनमें कुछ आप ही के लिए है। आई थिंक वो भी अपने आप में काफी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज संगत जी मैं सत्संग कर पा रहा हूँ, वो तो नो डाउट गुरु जी का ब्लेसिंग है कि अब मैं पूरा बोल पाता हूँ, उनकी संगत को बता पाता हूँ कि पिछले 14 सालों में क्या कुछ गया और क्या कुछ मिला। देखा हमने एक मंत्र जाप ने क्या बदला, देखा मैंने कि जो सब खत्म हो गया था, उसके खत्म होने पे ये रियलाइज हुआ कि वो उसकी इम्पोर्टेंस है क्या। पर कहानी यहाँ रुकती नहीं है। ये प्रभु, ये ब्रह्मांड के
प्रभु, अभी इंडिया में मैं वापस अपने ट्रीटमेंट पे आता हूँ। अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी बोल नहीं पा रहा हूँ, और इस उंगली में हल्की हल्की है हराहट के अलावा कुछ और नहीं बदला है। पर दिमाग एक ऐसी चीज है जो बहुत कुछ करवाती है, और मैं इस बात से नाराज हो गया था कि सारी जिंदगी निकल जाएगी। वो जो सब मैंने, वो एक ड्रीम की थी बातें, वो कहाँ गई? अब तो जिंदगी खत्म भी हो सकती है, पर मैं सोचते ही रह गया, कुछ किया ही नहीं। वो क्या थी? मेटीरियलिस्टिक बातें जिनको हम आज बोलते हैं, या मैं बोलता हूँ। एक पर्टिकुलर ब्रांड की गाड़ी थी जो मेरा बचपन से ख्वाब रहा है। मैं तीन चीजें हमेशा अपने लिए सोचता था। बड़े होके मैं एमबीए करूंगा, उस टाइम पे एमबीए बहुत बड़ी बात थी। बड़े होके मैं एमबीए करूंगा, अपनी मर्जी का एक घर बनाऊंगा, और एक पर्टिकुलर ब्रांड की गाड़ी है वो लूंगा। जब मैं किसी को नहीं मानता था, सिर्फ शायद अपने में रहता था, ये तीन बातें मैं अपने लिए मानती थी। अब जब यहाँ पड़ा हुआ था पहला ईस्ट, ध्यान आया कि यार इनमें से तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपनी मर्जी का घर तो बनाया ही नहीं, ना वो गाड़ियां ली हैं या गाड़ी ली है जो मेरे को चाहिए थी। और ऐसा नहीं है कि लाइफ ने मुझे कुछ दिया नहीं है, सब कुछ दे दिया है। तो अब तो मैं गाड़ी ले सकता हूँ। संजय जी, मैंने पैरालिटिक हालत में जिद पकड़ी हुई थी, मुझे ये गाड़ी लेनी है। तो मेरे ब्रदर इन लॉज ने मुझे समझाया था, ठीक हो जाओ फिर ले लेंगे। नहीं, अभी लेनी। और गुरु जी को तो मालूम है कि इसके दिमाग में क्या है। आप इससे अंदाजा लगा लिए मेरी वो गाड़ी बुक होगी मेरी पैरालिटिकल हालत में। वो गाड़ी थोड़ी वेटिंग लिस्ट चल रही थी, तो वो तो नहीं मिली, पर एक लग्जरी गाड़ी थी वो और मिली। क्योंकि जिद पकड़ी हुई थी, मालूम नहीं था कितना जीऊंगा, तो वो गाड़ी ले ली। मैं संगत जी गाड़ी में बैठने लायक नहीं था, चलाना तो बहुत दूर की बात है। पर जिद पकड़ी हुई दिमाग ने बहुत अड़ियल हो गया था। पर जो ऊपर गुरु जी करवाने वाले हैं ना, उसके लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती आप क्या हो, किस हालत में हो। उन्होंने एक नहीं दो दो गाड़ियां मुझे एक महीने में, सॉरी 3 महीने में घर के आगे खड़ी हो गई थी, जिसपे मैं बैठ नहीं सकता हूँ। अगर उसके अंदर मुझे लेटाना भी होगा तो उसके लिए 4 आदमी मुझे नीचे लेके जाएंगे, वहां गाड़ी में लेटाएंगे। पर वो गाड़ी आ गई थी मेरे ऑफिस में, वहां दुबई ऑफिस से मेरे सीईओ आए थे उस टाइम पे, और उन्होंने मेरी वाइफ के हाथ में एक चिट्ठी थमाई थी। तो इन्होंने कहा भाई टर्मिनेशन हो गया, खत्म हो गई है, कोई कॉम्पनसेशन आजाद दे देंगे। पर गुरु महाराज क्या क्या संभालेंगे, कब कब संभालेंगे, हमको ना कभी मालूम होगा। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, सिंपली सरेंडर, उन पे छोड़ो। उन्होंने जो करना है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चिट्ठी खोली गई और मालूम पड़ा राकेश, यू हैव बीन ट्रांसफर टू इंडिया। मेरी इंडिया ट्रांसफर होगी। तो मेरी वाइफ ने कहा भाई ये तो हिल भी नहीं सकते हैं, तो काम कहाँ से करेंगे? तो राकेश को काम करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। तो तब भी इनको यही लगा था कि चल भाई कुछ टाइम, इसका मतलब वो लोग सपोर्ट दे रहे होंगे। पर संगत जी कुछ महीनों बाद, जब महीनों या जो भी वक्त लगा था, मैं इंडिया दफ्तर में मैंने 2016 एंड तक काम किया है। वहां मेरे पास वही प्रोफाइल था, वही कैबिन, मतलब नया कैबिन जो भी था। मेरे को एक रिस्पेक्ट के साथ वापस कंपनी ने ले लिया था, और मेरी तनख्वाह एक भी दिन बंद नहीं हुई। जिस दिन से हम दुबई से आए हैं उस दिन से लेके आगे हर महीने मेरी तनख्वाह मेरे अकाउंट में आती रही, सिर्फ इसलिए कि मेरे अलावा फैमिली में कोई और अर्निंग मेंबर था ही नहीं। तो गुरु जी ने कहा कि चिंता ना कर, तेरा घर संभाला मैंने हुआ है। तो
एब्सोल्युटली नो फाइनेंशियल इश्यूज। और उसके अलावा सपोर्टिंग इतने लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, एक के बाद एक, हर बंदा मेरी हेल्प भी कर रहा था। अब मुझे ये बातें फिर नहीं मालूम है, सिर्फ ये सुनाई दे रहा है थोड़े टाइम बाद ना, मेरी मदर इन लॉ, मेरी वाइफ, ये लोग गुरुजी बोलते थे। तो मैंने उसी अपने बोलने के तरीके में पूछा था। तब नोट पैड ले लिया गया था, पेपर नहीं था, तो नोट पैड के अंदर ये लोग टाइप करते थे, मैं ब्लिंक करके कंफर्म कर रहा था, ये गुरुजी कौन है। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा था आप ठीक हो जाओ, आपको उनके मंदिर ले जाएंगे। और संगत जी, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने मन में कहा था जाना किसने है, क्योंकि मैं तो किसको, मैं अभी भी नहीं मानता हूँ। लेकिन गुरु महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मानते हो नहीं मानते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते, वो आपका सिर्फ कल्याण करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कल्याण। बहरहाल, स्वरूप मेरे गद्दी के नीचे, मेरी तकिए के नीचे है। और अब धीरे धीरे मेरी प्रोग्रेस मुझे दिख रही है। डॉक्टर्स कहते हैं देखिए, इतनी जल्दी इतनी फास्ट रिकवरी जो है ना, ये बहुत कम देखी गई। और मैं सोचता था पता नहीं इस रिकवरी को, अगर ये लोग फास्ट बोल रहे हैं तो मैं करवट कब बदल पाऊंगा। समझिए इस बात को कि मैं अभी करवट भी नहीं बदल पा रहा हूँ अपने आप से, और इनको लग रहा है कि बहुत रिकवरी हो रही है। बहरहाल, मैंने घर में जिद पकड़ ली कि मेरे को ना ये गुरु जी से मिलवाओ। मुझे आज भी याद है, ये भी थर्सडे का दिन था, जिस दिन बहुत जिद करने पे इन लोगों ने मुझे गाड़ी में डाला था और मुझे ये बड़े मंदिर ले गए थे। और यकीन मानिए, कोई भक्ति भाव से नहीं गया था, बस ये जानने के लिए, वो जैसे गुरु जी बोलते भी हैं, वो लेट्स ट्राई वाले। तो शायद मैं भी उनमें से एक लाइन में पहुंचा हूँ, लेट्स ट्राई। बहरहाल, मुझे जब मंदिर लेके आया गया तो वहां दो सेवादारों ने मुझे व्हील चेयर पे बिठाया बड़ी मुश्किल से, और अब वो मुझे अंदर लेके जा रहे हैं। जैसे ही अंदर लेके गए तो समाधि स्थल पे ले आए। ये दिमाग फिर गुस्सा, जब गुरुजी है ही नहीं तो ये किसको बोलते हैं। पर वही बात है, गुस्सा करते रहो, तुम्हारे दिमाग में जवाब कहीं और है, वो तुम्हें बाद में मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है, जो है ही नहीं तुम उसको मानते हो। सेवादान मुझे समाधि स्थल से दरबार लेके गए। संगत जी एक अलग ही पीस था वहां। वो मैं अपने आप को ही बयान नहीं दे पाऊंगा, वो फीलिंग चेंज कहाँ से हो रही थी। कोई अलग ही भाव से मैंने वहां अपने आप को देखा, और मैं हैरान, हैरान तो नहीं बोलूंगा, बट मैं समझ ही नहीं पाया था हुआ क्या। उस दिन वहां मंदिर में बस हाथ जोड़े, सिर झुकाया, और जितना कर पा रहा था मेरे से करवाया गया था एक्चुअली। मुझे अब बाहर लेके जाया जा रहा है दरबार के, और धीरे 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 वापस गाड़ी में लाके मुझे घर ले गए। संगत जी, उसके बाद जो प्रोग्रेस हुई, जो चेंजेस आने शुरू हुए, नथिंग लेस देन अ मिरेकल। चमत्कार के अलावा कुछ नहीं कह सकते। बस मैं इसको इतना ही बोलूंगा कि हर एक बंदे ने, डॉक्टर ने मुझे यही कहा था कि ये प्रोग्रेस नहीं हो सकती है, नॉर्मल प्रोग्रेस नहीं है। मैं थोड़ा धीरे धीरे सपोर्ट के साथ अब चल भी रहा था। बोल तो पूरा नहीं पा रहा था, बट हाँ भी तो बहुत बाद में हुआ था। हाँ, नहीं पहले बोला था मैंने। हाँ, मेरा बहुत बाद में बोलना हुआ था, क्योंकि आई थिंक उसके लिए यू नीड लॉट ऑफ ब्रेथ। हाँ बोलने के लिए ब्रेथ चाहिए होता है। फिर से मुझे जिद पकड़ ली कि भाई मंदिर दोबारा जाना है।
इस बार कोई गुस्सा नहीं, कोई मतलब भक्ति भी नहीं बोलूंगा, बस ये बोलूंगा जाना है। मुझे मंदिर लेके गए सीधा दरबार में, मैंने हाथ जोड़े और सपोर्ट के साथ धीरे धीरे बाहर गया तो वहां दो सेवादार खड़े हुए। और मैंने अपनी, अब मैं आंटी बोलूंगा, मैंने अपनी आंटी के थ्रू ये पूछवाया कि यहाँ सेवा कैसे मिलती है। तो बड़ी हैरान हो गई थी कि ये आदमी सेवा की बात कर रहा है। देखो गुरु जी दिमाग बदलते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपका ये दिमाग में आया बात या आपका ये ऐसा सोचना बन गया। गुरु जी दिमाग बदल देते हैं बस। क्योंकि अगर उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है तो उसकी वजह तुम नहीं समझोगे। उनको मालूम है वो वापस ट्रैक पे लाना उन्हीं की जिम्मेवारी बन जाएगी, और अपने आप आपको उस लाइन पे लेके आएंगे। तो मैं अब सेवादार से पूछ रहा हूँ कि यहाँ सेवा कैसे मिलती है। तो एक सेवादार ने मुझे ऊपर से नीचे देखा और बोले, अंकल आप सेवा करोगे? और मैंने ऐसे नोट किया था हाँ। और उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो लाइनें लग जाती है, नाम सालों साल लग जाएंगे तब आएगा। तो मतलब उन्होंने मुझे किसी तरह टाला था। साथ में खड़े हुए सेवादार अंकल बोलते हैं आपको सेवा करनी है? हाँ जी। तो आप यहाँ खड़े हो जाओ। नहीं मालूम था यहाँ ये क्या जगह है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, आपके हम क्यू मैनेजर रख देंगे पीछे, उसको आप पकड़ लीजिएगा और हाथ से इतना कर दीजिए, आपको बोलना ही नहीं है। वो समझ गए थे ये बोल नहीं पाते हैं। तो उन्होंने कहा आपने बस ऐसे ऐसे करना है। और हम वापस आ गए तो मैं अंदर से बस खुश था कि हाँ भी कोई सेवा की बात हुई है। कोई हफ्ते भर बाद से संजय जी मैं वहां पे खड़ा भी हुआ था और हर थर्सडे को सेवा में लग गया था। अब कहानी कहीं और है। अब गुरुजी ज्ञान भी बांट रहे हैं मेरे दिमाग में और मुझे समझा भी रहे हैं कि वहां खड़े खड़े मैं देख रहा हूँ कि कितनी संगत आ रही है। देख दुनिया में कितने गम है, तू अपने गम को ढूंढता रहता है, 24 घंटे देखो अपना ही मैं लगा रहता है। दुनिया में देख कितने गम है। तो वहां मेरे को वो सोची मिली मंदिर आके कि एक्चुअली जिन चीजों को लेके हम परेशान हो रहे हैं या हम अपने भुगतान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, जबकि दुनिया में इतना गम है हम जानते भी नहीं है। तो गुरु जी ने सेवा के थ्रू मुझे वो समझाया। बहरहाल मैं वो इतने बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, मैं संजय जी उसी हालत में थोड़ा बेटर तो हो गया था। मैं वापस दुबई गया था वाइंड अप करने अपने बैंक अकाउंट ये वो जो भी था। तो सबसे पहले मैंने वहां कहा था वो नर्सेज और डॉक्टर को मिलना है जिनसे हमने इलाज कराया था। संजय जी जब हॉस्पिटल में अंदर गया तो वह नर्सिंग डेस्क से दो तीन नर्सेज ऐसे भागती हुई आई हैं और बोले 502। नाम तो उन्हें नहीं याद था पर मैं रूम नंबर याद था। वो हैरान हो गई थी कि आदमी खड़ा हुआ है, सपोर्ट से खड़ा हुआ बट वो खड़ा हुआ है। तो वो विश्वास ही नहीं कर पाया। डॉक्टर के रूम में गए, डॉक्टर फिर से एग्जामिन करने लग गया। वाह, अनबिलीवेबल। बहुत खुश था, बहुत खुश था। खैर वहां मैं इतना ही कहूंगा कि सब बहुत बढ़िया रहा। सर जी दुबई में वाइंड अप किया, वापस इंडिया आ गए। अब गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मैं चलाऊं कब? मन में इच्छाएं जागती है ना। बस चलाना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो थोड़ा स्टेबलाइज भी नहीं हुआ। मैं बस ये कहूंगा गुरु जी की प्लानिंग क्या आ गई। सोचना, गुरु जी हमेशा कहते थे जुतियां दे दिमाग बाहर छट गया। वो सिर्फ मंदिर के लिए नहीं है,
आप सिर्फ गुरु जी से बातें करो, सिर्फ गुरु जी को याद करो, वही मंदिर है। दिल में मंदिर है। गुरु जी के लिए आपका भाव होना, आपने मंदिर खोल लिया। मैं ये नहीं कह रहा आप मंदिर मत जाओ, आप यहाँ मत जाओ, वहां मत, आप जाओ। जिसका जो मन है वो, गुरु जी ये भी तो कहते थे, ये मंदिर में तुम्हारे लोग का वास्ते बना रहे हैं, तो आप लोग जाइए। पर ऐसा नहीं है कि गुरु जी को मिलने के लिए आपको जाना ही है। इस वक्त जब मैं सत्संग कर रहा हूँ तो गुरु जी के तो साथ बैठे हैं, गुरु जी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। जब नहीं भी कर रहा हूँ, उनको याद ही सिर्फ कर रहा हूँ, मंदिर मेरे अंदर है। हर वक्त गुरु जी को हम बिठा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ भाव बदलने चाहिए। आप देखो, जो आदमी एक नास्तिक कैटेगरी का था, आज वो ऐसी बातें कर रहा है। उनको तो सब मालूम है। और सत्संग की शुरुआत में मैंने आपसे बताया था कि शायद ये सत्संग बहुत पहले हुआ था। मैं आपसे फटाफट भगा के कुछ बातें बोलूंगा। जो घर हमने शिफ्ट किया बाद में, थोड़ा ठीक होने के बाद, तो संगत जी वहां मैंने अपनी मर्जी के घर की कंस्ट्रक्शन भी कराई। घर के फर्स्ट फ्लोर पे गुरु का दरबार बना पूरा। हर महीने वहां सत्संग होते थे। 150-200 बंदों का मुझे तो डर लगने लग गया था, कहीं मेरे अंदर इसी बात का अहंकार ना आ जाए। लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली शुरू कर दी, और मैं घबराने लग गया कि यार नहीं, इतना लाइफ के अंदर चेंज। पर गुरु जी जाने जाना है। वो कहते हैं देख, तेरी इच्छा थी ना, तू पहले तो गाड़ियां तो मैंने दे दी है, तो अपनी मर्जी का घर बना ले। अब घर बनने शुरू हो गया, और मैं क्या अपने ग्राउंड में बैठ के, बाहर जो घर के सामने ग्राउंड है वहां बैठ के ऐसे करके देखता होता था कि घर बन रहा है। उस वक्त मेरे को ये रियलाइज कराया गुरु जी ने कि तुमको कुछ करना नहीं है। तुमको लगता है तुम कर रहे हो, ये घर मैं बनवा के दूंगा। वही सब करके देते हैं हमें। मैं फर्स्ट फ्लोर की फर्स्ट सीढ़ी नहीं, एक सीढ़ी चढ़ने लायक नहीं था अभी, और 2.5 मंजिला घर बन रहा है। कैसे? कौन बनवा रहा है? पैसे तो पहले भी थे, तब क्यों नहीं बना? तब गाड़ियां क्यों नहीं है? हाँ, बहरहाल आपको सिर्फ कुछ बातें और ऐड करके बोलूंगा यहाँ। मैं जब रूम में लेटता था तो दीवारें देखता था सारी रात, दिन रात। गुरु जी ने दिमाग में डाला चल एमबीए कर ले। मैंने 42 साल पूरे होने के बहुत बाद एक डिस्टेंस लर्निंग 2 साल का एमबीए ज्वाइन किया था। वहां पे बहुत पढ़ाई की थी, ये सोच के कि थोड़ा दिमाग पॉजिटिव रहेगा। बहुत पढ़ाई की थी, 1.5 साल तक पढ़ता ही रहा था, और आराम से हर एक सेमेस्टर क्लियर भी कर रहा था। फिर अचानक से सब बंद हो गया। कोई पढ़ना नहीं, कुछ नहीं, लास्ट सेमेस्टर है लेकिन कोई चिंता ही नहीं। जब मेरा एग्जाम आया था तो मेरी हाउस हेल्प ने पूछा था मेरी आंटी से कि भैया पढ़ते कब थे जो एग्जाम देने जा रहे हैं। और मैं अंदर ही अंदर होता है भाई, चलो 6 महीने खराब हो गए भैया, और होगा। सभी जी वो एग्जाम भी दिया, और कोई उम्मीद नहीं थी मुझे कि पास होगा क्या होगा, और 6 महीने लगेंगे, हो जाएंगे। मेरे को एसएमएस आया कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आप अपना चेक करिए। कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। मैं नेट पे सिर्फ ये देखने गया था कि कितने मार्क्स से फेल हुआ। संजय जी आज भी अपनी वो रिपोर्ट कार्ड उठा के देखता हूँ, मेरे 4th सेमेस्टर में हाईएस्ट मार्क्स है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ना चाहिए, किसी को कोई गलतफहमी ना रहे। बस मैं ये कह रहा हूँ जब वो करते हैं उसकी आवाज नहीं। बट ही हैज प्लान, उनका प्लान है पूरा। अगर वो ब्लेस कर रहे हैं, दैट्स द अल्टीमेट, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो
ये तीनों चीजें मुझे ऐसे मिल गई जिसके लिए मैंने कोई एफर्ट डाले ही नहीं थे। अब ये जिस घर की बात कर रहा हूँ जो मैंने बनाया, गुरु ने तो यहाँ भी मुझे सिखा दिया कि तुम लोग पता नहीं क्या मांगते हो। आज वो घर, वो गाड़ी, वो एमबीए, सब मैंने अपने साइड, लाइफ की साइड में रख दिया। नाउ आई मूव्ड इनटू अ हाउस विच इज ऑन अ सिंगल लेवल एंड आई एम सो हैप्पी। क्योंकि वहां पे तो मैं यही रोता रहता था, कौन कहाँ पे है, मालूम ही नहीं होता था, ऊपर नीचे किसको ढूंढूं, घर में अकेला पड़ा रहता था। अब गुरु को तो सब मालूम है, फर्स्ट फ्लोर में मैंने गुरु का दरबार बनाया हुआ है, पर महीने में एक बार से ऊपर मैं भी नहीं जा पा रहा था। वहां पे मोर आते थे, हम बड़े खुश होते थे, आज भी ये याद है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि बातें हमारे दिमाग की हैं। गुरु महाराज को उनका कुछ और प्लान है आपके लिए, आपको नहीं मालूम होगा। और मुझे लगा था ब्रेन स्ट्रोक हुए हैं, गुरु ने मेरे को बचा लिया है, थैंक यू बोलूंगा, काम पूरा। पिछले साल संगत जी मुझे हार्ट स्ट्रोक हो गया, और मैं नहीं जानता कौन सोच रहा होगा, पर इस टाइम पे मुझे हेल्प कैसे मिली, वो भी गुरु महाराज, मेरी एक गुरु सिस्टर है, उसको मैं बुलाया, मतलब मेरी वाइफ ने बुलाया कि इनको शायद हार्ट का है। वो रास्ते में सुबह 4 बजे दवाइयां लेती हुई यहाँ आई है मेरे घर, और हॉस्पिटल लेके गए। पीछे कौन सपोर्ट कर रहा है, वो भी गुरु संगत। चारू आंटी एक है, अमिता सिस्टर है मेरी। चारू को भी मैं सिस्टर ही बोलता हूँ, लेकिन बड़ा हम सेइंग इज, गुरु महाराज ने सब प्लान किया हुआ है, कैसे सपोर्ट करेगा, कौन रोल कब आएगा, ये सब वो लोग करेंगे। उन्होंने थी लाइफ को पकड़ा हुआ है। अब मुझे हॉस्पिटल में जो मिलना चाहिए, जो है केयर टेकिंग है मेरी, सब हुआ। 17 मार्च 2025 की बात है। 6 महीने बाद वही डॉक्टर, कार्डियक जो था मेरा, उसकी जबान चलते हुए ये निकले, भैया हो ना हो तुम तो बहुत ब्लेस्ड हो, इतनी सॉलिड रिकवरी आफ्टर 2 स्टंट्स, अनबिलीवेबल। हम ये बातें सुनता हूँ तो कहता हूँ यार, मेरी कंट्रीब्यूशन कहाँ है। तो मैं यही कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज आपको ये दिखा रहे हैं कि मेरी संगत को भी सत्संग करके बताओ, गुरु करे सो होए, इस बात को गांठ मान लो। बहुत कुछ नहीं मांगते वो हमसे, सिर्फ प्यार। लेकिन एक बात जो मैं जरूर कहना चाहूंगा, संजय जी, मेरी एक सीख है, और मैं ये किसी के अगेंस्ट आके नहीं बोलूंगा, मैं अपनी सीख का जिक्र करूंगा। गुरु महाराज ने हमेशा सिंपलिसिटी सिखाई है, हर चीज में सिंपल होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि उनके सत्संग, मैं नहीं बोलता कौन किसकी दिमाग में बात आ रही है, लेकिन अब सत्संग में मैंने बुफे लगते हुए देखे हैं। अरे गुरु महाराज तो सिंपल आपको लंगर करा रहे हैं, जहाँ आपको मिल के बैठ के बैठना है और खाना है। बहुत सिंपल लंगर आप सत्संग में रखिए, गुरु महाराज बहुत संतुष्ट हैं। वो आपके भाव के भूखे हैं बस। उनकी तरफ उनके वचन सिर्फ वो फॉलो करिए, और कुछ नहीं करना है, हमें कोई कुछ और नहीं करना है। गुरु ने कहा है तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर है, सत्संग करिए, सत्संग अटेंड करिए, ये समझे भगवान के दरबार में बैठे हैं, पार्टी हॉल नहीं है। मैं अगर अपने घर में 2-4 लोग बैठ के भी सत्संग कर रहे हो ना, तो गुरु महाराज बहुत खुश हैं। नथिंग लेविश, जो मैंने वो बड़े बड़े 2.5 मंजिला मकान बनाए थे, बेच दिया है। वहां मैं अपने आप को खुश ही नहीं पा पाया। वो जो लग्जरी गाड़ियां मैंने पूरी जिंदगी ड्रीम की थी, मैंने बेच दी है। आई ओनली नीड वन कार एंड आई एम हैप्पी। ये सब हमारे दिमाग में पता नहीं हमें क्या क्या करने के लिए बोला हुआ है। गुरु महाराज ने मुझे ये सिखाया कि जिंदगी जीने के लिए और खुश रहने के लिए तू मेरे पास रहे, मैं सब संभालू।
ये कोई 14 साल की जर्नी आसान जर्नी नहीं थी, पर उन्होंने तो 2009 में, सॉरी 2003 में, ये जो मैं सो कॉल्ड घर बता रहा हूँ जो बनाया मैंने बनाया, ये मैं बोलता हूँ सिर्फ बोलने के लिए, मुझे मालूम है क्या बनाया। जब हम लोग वो घर बनाने के लिए 2003 में आगे बढ़े थे, तो संजय जी मेरे को 5 लाख रुपए नहीं थे, और 1.5 साल के अंदर मैंने एक एक पैसा उतार दिया था। कौन प्लान कर रहा था, कैसे हो रहा था? गुरु करे सो होए। उनको सब मालूम है हमारे क्या, हमें क्या चाहिए, और उन्हें तो ये भी मालूम है हमारे लिए अच्छा क्या है। तो व्हाई कांट वी जस्ट लीव इट ऑन हिम, उन पे छोड़ देते हैं ना, सरेंडर, सिंपल हो जाओ, सरेंडर कर जाओ, और बस इतना विश्वास रख लो। अच्छा, मैं ये बात कभी शायद पहले नहीं बोली है, हार्ट अटैक के बाद ना थोड़ा मन डोल गया था कि यार टेस्टिंग के लिए सिर्फ मैं ही पढ़ा हूँ, कभी ब्रेन स्ट्रोक्स, कभी हार्ट स्ट्रोक, ये कोई लाइफ है? और वो जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, वो गुरु बहन बोलती रही कि मेरे को गुरु से जोड़ने वाले आप हो। अब जब मन डगमगा रहा था, तो यही वाली बहन वापस मुड़ के आई कि नहीं भाई, तू गलत सोच रहा है, ये गुरु जी है जो कर रहे हैं। तो मेरा वो मन डोलना धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। तो मैं बोलूंगा अब कौन लेके आया? गुरु जी की तरफ लाने वाला वही बन गया जो बोलता रहा मैं लेके गया था। हमें नहीं मालूम है कि इसका क्या रोल है। सबको बस रिस्पेक्टफुली जियो, मालूम नहीं किसका रोल कब आएगा, मालूम नहीं गुरु जी ने उसको कहाँ फिट किया हुआ है। आखिर में एक बात बोलता हूँ, एक गुरु संगत है जो गुरु जी के चरण शरण में है, पुष्कर नाम का। उन्होंने जिंदगी में एक बात मुझे सिखाई थी, जहां से सिंपलिसिटी की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है। वहां सत्संग पे गए हुए थे उनके घर, और मैंने ही बोला था वाह गुरु जी, ये बढ़िया शब्द सुनो, मजे आए, और फिर खाना भी मिलता है यहाँ तो एयर कंडीशन रूम में। क्या ऐश करा रहे हो आप गुरु जी? ये नहीं कि इसी घर पे नहीं है खाना नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, बट आई जस्ट से दैट कि बड़ी ये तो है, सत्संग तो बहुत बढ़िया। तो पुष्कर ने अंकल मुझे कहा था अंकल ऐसा है, गुरु का सत्संग ना ये चीजें नहीं दे रहा, वो आपको सिर्फ ये बता रहा है जितनी शरीर की जरूरत है वो बस इतनी है। दाल रोटी खाओ, सादा खाना खाओ, और प्रभु के गुण गाओ। ये बात उन्होंने सत्संग में लाइट मोड में मुझे बोली थी, पर दिल में घर कर गई थी। वो दिन और आज का दिन है। मैं पुष्कर अंकल को कितना याद करता हूँ, ये उनकी फैमिली भी जानती है, सिर्फ इसलिए कि वो इतने प्योर सोल मुझे मिल गए गुरु दरबार में, जिनको मिलने के बाद मुझे समझ आए गुरु वो गुरु से मिले हुए हैं। पर हमेशा बोलते हैं कोई पुरानी संगत नहीं है, कोई नई संगत नहीं है। तो वो आपका माध्यम बन गए बताने के लिए कि इन चीजों में मत आओ। गुरु महाराज ने सिर्फ आपको बोला है मुझे एक सिंपल इंसान चाहिए तुम्हें, अगर वो बन सकते हो तो गुरु वाले कहलाने के लिए शायद एक कदम बढ़ा है तुमने, जाना तो बहुत दूर होता है। पर अगर गुरु वाला कहलाना है तो नीवे हो जाए, जस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन, सिंपल रहो, गुरु जी को कंप्लीट सरेंडर देके अपने जीवन का प्रवाह करते रहिए। बस इतना ही कहूंगा, औकात नहीं है हमारी कि हम गुरु जी का गुणगान कर पाए, पर अगर मेरे सत्संग से आपको कोई गुरु जी के लिए किसी की जान बचाना ये चुटकी भर का काम है, पर जो सोची वो अपने लोगों के अपने जरिए के थ्रू आपको समझा रहे हैं, उन्होंने मुझे लाइफ की वैल्यू बताई है, अरे टेस्ट क्या होता है। लोग भागते हैं
अपने हाथ से खाते हैं। जब सब चला गया था समझ आया कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, आप खा पाते हो, पानी पीते हो, अपनी मर्जी से स्वाद लेते हो, जहाँ चाहे चले जाते हो, भागते हो, गाने गा रहे हो। हर बात का, हर छोटी बड़ी बात का शुक्राना करना मत भूलना। संगत जी सही जगह आ गए हैं। इन महाशिव में अगर कुछ मिला है तो वो सिर्फ ब्लेसिंग मिली है। बस ये बोल करके अपना सत्संग खत्म करता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आपका शुक्राना, महाराज का शुक्राना। अंकल, महाराज ने आपके मुंह से एक एक शब्द जो बोला है उसमें सिर्फ और सिर्फ कल्याण का भाव था। महाराज आपको बहुत ब्लेस करें अंकल। महाराज आपसे शुक्राना सत्संग करवाते ही जाएं, करवाते ही जाएं, और सुनने वाले का भी कल्याण होता जाए जैसे आज हम सबका हुआ, और आपका भी कल्याण हो। बहुत बहुत डिवाइन सत्संग अंकल। शुक्राना महाराज, शुक्राना मालिक। आइए हम सब महाराज से आज्ञा लेते हैं।